नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हम मारवाड़ का इतिहास से संबंधित अगला पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा है जो राव मालदेव थे मारवाड़ के शासक, उनका मेवाड़ के साथ क्या क्या संबंध रहा है उनके बारे में देखा। उससे पहले जो शासक हुए हैं उनसे संबंधित मेवाड़ का संबंध देखा। उसके बाद आज हम देखेंगे बीकानेर से इनके क्या क्या संबंध है, उनके साथ साथ वहाँ देखेंगे मेड़ता जो नागौर के अंदर स्थित है, तो इनसे संबंधित इनके क्या संबंध स्थापित हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये दोनों जो रियासतें थी, जैसे बीकानेर हो गई और मेड़ता हो गई, इन दोनों रियासतों की अगर बात करें तो ये दोनों रियासत किसकी थी? राठौड़ शासक की थे यहाँ पे। यानी मैं कहूँ तो ये पूरा एक परिवार के ही सदस्य थे, जो कि जोधपुर और मेवाड़ को बीकानेर एवं मेड़ता, ये तीनों जगह के जो वंश थे ये राठौड़ वंश थे। तीनों के तीनों सूर्यवंशी थे और ये सभी क्या है, अगर पूर्वजों की बात करें तो ये एक ही शासक के मतलब बाद में होते गए, बाद में इनके ही वंशज माने जाते हैं। और इनके एक वंश के होते हुए, राठौड़ वंश के एक साथ होते हुए, फिर भी इनमें इतना खतरनाक युद्ध हुआ, वो हम देखेंगे। इनके मध्य इतना भीषण युद्ध क्यों हुआ तो वो देखेंगे। पहले देखेंगे राव मालदेव का बीकानेर के साथ संबंध कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बीकानेर के जो शासक थे उस समय मालदेव के टाइम पे, यहाँ पे जो शासक था जो भी राठौड़ वंश के था वो कौन था? तो यहाँ पे जो शासक था बीकानेर के अंतर्गत वो था राव जेत सिंह। हालांकि ये राठौड़ वंश थे, इसलिए ये भी अपने नाम के पहले राव लगाते थे, जैसे जोधपुर के शासक लगाते थे। मारवाड़ के जितने भी क्षेत्र, हालांकि ये सभी मारवाड़ के ही क्षेत्र हैं, चाहे मेड़ता ले लो, चाहे बीकानेर ले लो, जोधपुर ले लो, ये सभी मारवाड़ के ही क्षेत्र। मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें एक ही वंश था, वो है राठौड़ वंश। तो इससे संबंधित यहाँ पे था कौन सा? बीकानेर में जो शासक थे वो थे राव जेत सिंह, और जोधपुर के जो शासक थे वो राव मालदेव हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। जो कि हम पिछले पार्ट में भी इसमें देखा था कि राव मालदेव को जो राठौड़ वंश का है सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि इन्होंने अपने शासन काल में 52 युद्ध लड़े थे, उन 52 युद्धों को जीता है, और उसके साथ साथ 52 युद्धों के साथ साथ 58 परगने इन्होंने जीते थे। इसलिए सीधा एक प्रश्न भी ये बन चुका था इससे पहले एग्जामों में कि 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता किसे कहा जाता है? तो वो राव मालदेव को कहा जाता है। ये ध्यान रखना। राठौड़ वंश की अगर बात होती है तो वहाँ पे सबसे प्रतापी शासक की बात होती है तो राव मालदेव की। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि अपने पिता थे इनके गांगा, उनकी राव गांगा की भी हत्या इन्हें झरोके से पटक के कर दी थी। हालांकि ये सत्य है या नहीं, लेकिन इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए से राठौड़ वंश का एवं मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये पहले हमने पढ़ लिया। आप देखिए, इनके बीच में जो युद्ध है उसका कारण बताया जाता है कि राव जेत सिंह के मध्य और इनके मध्य जब युद्ध हुआ था, तो एक तो सबसे प्रचलित जो युद्ध का कारण माना जाता है वो है अपना राज्य विस्तार, सीमा विस्तार। तो हर शासक चाहता है, चाहे वो शासक छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी रियासत का हो चाहे बड़ी रियासत हो, हर शासक ये चाहता है कि अपना राज्य का विस्तार हो, अपने क्षेत्र का विस्तार हो। इसलिए जो मोस्ट कारण था वो एक तो ये था कि अपना राज्य विस्तार हो, और दूसरा कारण ये बताते हैं कि जब, हालांकि ये एक ही परिवार के सदस्य थे, एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण भी, फिर भी एक ही वंश के होने का बाद में इतना युद्ध हुआ, तो उसमें ये बताया कि राव जेत सिंह था वो राठौड़ वंश का, ये भी राठौड़ वंश। तो इन्होंने क्या है कि बोला भी था कि मालदेव से कि हम तो एक ही वंश के हैं सभी, तो अपने क्यों युद्ध किया जा रहा है? तो इसमें ये उन्होंने बताया। हालांकि इसकी जो सोच रही होगी वो ये रही होगी कि मैंने अपने बाप को ही नहीं बख्शा तो तू होता कौन है? तू तो फिर भी बाद में जो हमारे वंश का से एक साथी है, लेकिन मैंने तो अपने बाप को ही झरोके से गिरा के मार दिया और उसके बाद में शासक बना, अपने बाप तक को नहीं देखा तो तू होता कौन है? मैं तो अपना राज्य विस्तार करूंगा। इस प्रकार से इन्होंने राज्य विस्तार की नीति अपनाई मालदेव ने, और राव जेत सिंह पर आक्रमण कर दिया। और वो उस समय जो आक्रमण हुआ उस युद्ध का नाम है पाहेबा एवं साहेबा का युद्ध। इसकी जो डेट अगर आपको बता रखनी है तो 1541, ये ध्यान रखना, 1541 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया, जैसे पाहेबा या साहेबा का नाम दिया गया। देखिए, इस युद्ध में जो हम मोस्टली देखते हैं तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो इसमें मालदेव की विजय होती है और राव जेत सिंह थे उनकी हार होती है, और हार के साथ साथ राव जेत सिंह की यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है।
और दोस्तों जो राव जेतसी था, इसका एक पुत्र था कल्याणमल, वो यहाँ पे नहीं रहता था उस समय, वो यहाँ पे नहीं था। वो उनका जो क्षेत्र था जहाँ पे वो शासन किया करते थे, तो उनका जो परगना था हरियाणा के अंतर्गत, वहाँ पे वो रहा करते थे। यहाँ पे वो नहीं थे उस समय। तो यहाँ राव जेतसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना। इस पाहेबा साहेबा का ये जो 1541 ईस्वी में लड़ा गया, इस युद्ध में क्या हो जाती है, राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है। और बीकानेर पर जो शासन हो जाता है वो है जोधपुर का नया शासन हो जाता है यहाँ पे, यानी राव मालदेव यहाँ पे शासक बनता है। और यहाँ पे शासन के तौर पर, क्योंकि इसका जो सेनापति था, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कुंपा इसका मुख्य सेनापति था। इसने यहाँ पे रण कौशल अच्छा दिखाया था, इस कारण कुंपा को यहाँ का बीकानेर का नया शासक नियुक्त कर दिया। इसको एक जागीर दी गई, वो है डीडवाना नागौर की जागीर भी इनको दे दी गई। किसे, कुंपा को, क्योंकि कुंपा राव मालदेव का एक अच्छा सेनापति था, इसलिए इनको यहाँ पे बीकानेर का नया शासक नियुक्त किया। और बाद में इसके डीडवाना की एक नई जागीर दे दी गई। इसके साथ यहाँ पे शासन हो गया राठौड़ वंश के, कौन सा, राव मालदेव का। उसके बाद देखिए, ऐसा बताते हैं कि राव मालदेव का जब यहाँ पे आक्रमण हुआ तो राव जेतसी मारे गए। इसका पुत्र था, अब पुत्र था तो वहाँ पे राज्य छिन जाने की वजह से वो क्या करता, तो अब अपने परिवार के, जैसे राठौड़ वंश के सभी थे, तो उसके बाद भी ये ऐसा युद्ध का सामना करना पड़ा। तो ये यहाँ से निराश होकर कहाँ पे, अब कोई भी शासक अगर युद्ध में हार जाता है तो अपने से उच्च जो श्रेणी का जो शासक है उसके पास सहायता लेने जाता है। तो उस समय जो दिल्ली का जो शासक था, वो ध्यान रखना, उस समय दिल्ली का शासक था वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी था जो दिल्ली का शासक था। अब दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी, तो इससे सहायता लेने जाते, क्योंकि सबसे जो प्रभावी शासक था वो दिल्ली का शासन था, क्योंकि पूरे भारत पे जो शासन चलता था वो दिल्ली से कंट्रोल किया जाता था। और वहाँ पे जो सत्ता थी वो थी शेरशाह सूरी की सत्ता थी। अब देखिए, जो सुल्तान शासक है शेरशाह सूरी, इससे संबंधित सहायता लेने पहुंचता है राव कल्याणमल। वो यहाँ पे इसके शासन में जाता है और इनसे बोलता है कि मेरे ही परिवार के जो सदस्य हैं, राव मालदेव हैं, उन्होंने हमारे शासन पर अधिकार कर लिया और हमारे पिता को भी समाप्त कर दिया। आप हमारी सहायता करिए और हमारा राज्य दिलवाए। इस प्रकार ये इससे सहायता लेने जाता है शेरशाह सूरी से। और बाद में ऐसा बताते हैं कि इनके मध्य बाद में युद्ध हुआ था, और वो युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है जो कि मालदेव के मध्य और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, और ये युद्ध होता है ये 5 जनवरी, ध्यान रखना, इनकी डेट आपको पता रखनी है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को ये युद्ध हुआ, जिसे गिरी सुमेल का या सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे उल्टा सीधा लिख के भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, सुमेलगिरी या गिरी सुमेल का युद्ध। ये 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ, जिसमें क्या है कि शेरशाह सूरी, अब इससे पहले भी एक बात होती है, इसमें क्या है कि जब शेरशाह सूरी जब दिल्ली का शासन बनता है, तो उस समय दिल्ली का उस समय शासक था वो हुमायूं था। हुमायूं को इन्होंने पराजित किया था। वो उसमें 2 युद्ध हुआ था उस समय, इनके मध्य भी 2 युद्ध हुए थे। उसमें क्या है कि ये यहाँ पे शेरशाह सूरी का शासन हो गया और यहाँ पे हुमायूं बक के आ गया था। और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि जब मालदेव के मध्य जब युद्ध होने वाला था, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध, उससे पहले हुमायूं जब बीकानेर में स्थित था, तो उसने क्या है कि सहायता लेने की सोची। और देखिए, जब राव मालदेव इतना प्रतापी शासक था और इधर से जो शासक था हुमायूं, दोनों अगर मिल जाते थे तो शेरशाह सूरी की हिम्मत नहीं होती थी, वो जीत सकता था। लेकिन ऐसा होता था जब इनका क्या है कि एक साथ बैठ के तो इन्होंने बात की नहीं, आपस में पत्राचार करते रहे। इधर क्या है कि हुमायूं बैठा बैठा पत्राचार करता था मालदेव से, और उधर शेरशाह सूरी की तरफ से भी पत्राचार होता था। अब हुमायूं की तरफ से ये लगता था कि शायद मालदेव शेरशाह सूरी के साथ मिलकर मेरे को यहाँ से हटाना चाहता है, और इसको ये लगने की वजह से ये यहाँ पे छोड़ के क्या है, हुमायूं यहाँ से निकल के कहाँ गया, पाकिस्तान में अमरकोट में चला गया। तो आपको पता है अमरकोट में ही बाद में वहाँ पे जो अकबर है उनका जन्म भी अमरकोट में ही होता है। तो इस प्रकार ये तो वहाँ चले जाता है। बाद में जो युद्ध होता है मालदेव, हालांकि हो सकता था कि अगर इस युद्ध में हुमायूं एवं मालदेव आपस में मिल जाते तो बाद में कुछ निर्णय युद्ध का कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पे हुमायूं इसका साथ नहीं देता है, और बाद में मालदेव और शेरशाह इन दोनों के आपस में युद्ध होता है, जिसे गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। अरे ये गिरी सुमेल और सुमेलगिरी का जो युद्ध बताते हैं,
ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पाली के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। इस युद्ध को जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र विशेष अगर हम बात करें तो ये जेता कुंपा के, यानी जो यहाँ पे जेता कुंपा जो इनके सेनापति के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि कुंपा तो वह था जो कि बीकानेर का शासक नियुक्त किया था मालदेव ने, और जेता था उसका ही एक साथी था जो कि इनका सेनापति था। वो बताता है कि आप यहाँ पे युद्ध करें, क्योंकि ये जेतारण का, जेता के सम्मिलित युद्ध था, यानी जेता के प्रसिद्ध क्षेत्र था एक, मान लो जो जेता था इनका जो सेनापति, उसका प्रसिद्ध क्षेत्र था कि आप यहाँ पे युद्ध करो, यहाँ पे हम आपकी तरफ से, मेरी तरफ से मैं सारी व्यवस्था यहाँ पे रखूंगा, चाहे खाने की हो, सैनिक की हो, हथियारों की हो, सभी व्यवस्था मैं रखूंगा, तो यहाँ पे युद्ध करने के लिए कहा गया। लेकिन जब मालदेव को ऐसा लगता है, उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि जेता कुंपा है, ये मेरे अच्छे सेनापति रहे थे, मैंने कुंपा को यहाँ का शासन भी दिया था बीकानेर का, और ये मेरे साथ दगा कर रहे हैं शायद, और ये शेरशाह सूरी के साथ मिल गए हैं और मेरे को यहाँ पे दगा देके यहाँ पे मेरे को फंसवाना चाह रहे हैं। इस प्रकार जब युद्ध स्टार्ट होता है उससे पहले ही क्या होता है कि मालदेव यहाँ से चला जाता है और ये लांछन लगा के जाता है जेता कुंपा पर कि आप तो शेरशाह सूरी के साथ मिल गए, और हमारे जो राठौड़ वंश के जैसे कल्याणमल हो गया और बाद में मेड़ता के जो शासक हैं वो सभी एक साथ मिल जाते हैं, तो ये भी शायद मिल गए हों और मेरे को फंसाना चाह रहे हैं। इस प्रकार से मालदेव तो यहाँ से चला जाता है। अब बाद में क्या होता है, जेता कुंपा के अपना जो ये कलंक लगा के गए थे इसको दूर करने के लिए जेता कुंपा क्या करता है, दूसरे दिन जो युद्ध होता है गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का युद्ध, इसमें ऐसा बताते हैं कि जेता कुंपा के पास केवल 12,000 की सेना थी, और इधर शेरशाह सूरी की सेना की अगर बात करें तो इसमें 80,000 सैनिक थे। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि 12,000 कहाँ है और 80,000 कितने बड़ी सेना थी। देखिए इस सेना के साथ भी इन्होंने 12,000 की सेना के साथ जेता कुंपा ने अपने कलंक को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही निडरता के साथ अपना युद्ध कौशल दिखाया, युद्ध पराक्रम दिखाते हुए 12,000 की सेना के साथ इतने घुटने टिका दिए थे शेरशाह सूरी के कि मतलब शेरशाह सूरी ये कहने पे मजबूर हो गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि इन्होंने 12,000 की सेना के साथ साथ 80,000 की सेना को परास्त करने पर चले गए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, हालांकि ये कि मुख्य जो बात होती है कि जो दिल्ली का शासक होते हैं वो हमेशा रिजर्व फोर्स रखते हैं, यानी हमेशा रिजर्व सेना रखते थे। हालांकि जब भारतीय जो सेना है, भारतीय जो शासकों की सेना है, वो हमेशा एक साथ प्रहार करती थी किसी भी सेना पर। लेकिन जो मुगल सेना में देख लो आप, चाहे यहाँ पे ये जो बाद में सुल्तान शासक हुआ शेरशाह सूरी, इसके भी समय में क्या है, ये हमेशा रिजर्व फोर्स रखते थे। जब भी युद्ध होता तो सामने से तो युद्ध करते थे, साइड में दो दो रिजर्व फोर्स भी रखते थे, जो एक इधर की साइड, एक जब ये युद्ध में थक जाती थी सेना तो ये बाद में आक्रमण करके युद्ध का पलटा एक साइड में कर देती थी। तो ये चीजें हैं जो इनकी अच्छी थी। उसके बाद इसमें ऐसे बताते हैं कि युद्ध तो बहुत अच्छे से इन्होंने किया जेता कुंपा ने, और 80,000 सेना को परास्त करने पर भी आ गए थे। लेकिन एंड पे क्या है कि रिजर्व सेना आक्रमण कर देती है और जेता कुंपा यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी थोड़े से सैनिकों के साथ, अपनी इतनी बड़ी सेना थी फिर भी इतने से सैनिकों के साथ आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये सीधा सीधा टैगलाइन है, ऐसे कि ऐसे उठा ली जाती है। और देखिए कुंभा, इसके बारे में राव मालदेव के बारे में ये कहा जाता है कि कुंभा के समान शासक था, अपना अच्छा विस्तार करना चाह रहा था और अच्छा विस्तार इसने किया भी कुंभा की तरह। और इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, जैसे आपने पिछले वीडियो में भी देखा है। और पोखरण का किला इन्होंने निर्माण करवाया और राठीसर तालाब कोट भी इन्होंने बनवाया है। अकबरनामा में ऐसा कहा गया है कि ये राव जो है, सभी राव जितने भी राठौड़ शासक है उसमें सबसे प्रमुख शासक माना गया है। और चारणों द्वारा ये कहा जाता है कि ये हिंदू बादशाह है। और तुजु के जहांगीरी में ये कहा गया है कि सांगा से बड़ा शासक मालदेव को माना जाता है। अब देखिए मेड़ता जो एक क्षेत्र था उसमें भी क्या है कि राठौड़ वंश की शाखा थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जोधा का जो पुत्र था, एक तो बीका था जो कि यहाँ पे आ गया था बीकानेर में, ठीक है, और उनका एक जो बेटा हुआ था वो था यहाँ पे मेड़ता में आ गया था, वो राव दूधा था। तो राव दूधा जो यहाँ पे आया था वो उसकी जो बाद में क्या ऐसे बताते हैं कि राव दूधा के बाद जो उनका शासक बना था वो था बीरमदेव, ठीक है, बीरमदेव यहाँ का शासक बना। और इसका एक भाई भी था जिसे रतन सिंह के नाम से जाना जाता है। और बीरमदेव का वो पुत्र था जो जयमल, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते हैं युद्धों में कि जयमल एवं फत्ता का संबंधित युद्ध, मेवाड़ से संबंधित उस चीज़ को देखेंगे हम मेवाड़ में।
और रतन सिंह जो उसका भाई था, उसकी एक पुत्री थी मीराबाई, जिसका विवाह सांगा के पुत्र भोजराज से किया गया है। मेवाड़ में हम जब पढ़ेंगे तब ये डिटेल से देखेंगे। इतना पता आपको रखना है कि मीराबाई थी वो रतन सिंह की पुत्री थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी राठौड़ वंश होने के साथ मालदेव ने यहाँ पे भी आक्रमण किया। अब ये भी इनके एक तरीके से तो संबंधी थे, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ये युद्ध का कारण ध्यान रखना, यहाँ पे युद्ध का कारण एक हाथी था। हाथी का नाम था दरियाजोश। ठीक है, क्या नाम था? हाथी का नाम था दरियाजोश, जिसकी वजह से ये युद्ध लड़ा गया। और देखिए यहाँ पे भी जो बीरमदेव इन्होंने कहा था कि हम तो एक वंश के हैं, हमारे बीच ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन मालदेव तो मालदेव ठहरा। वो तो चाहता था कि मैं अपना राज्य का विस्तार करूंगा, मैंने अपने बाप को नहीं बख्शा, उसको गिरा के मार दिया, अब मैं शासक बन गया तो तेरे को क्यों बख्शूं। तो यहाँ पे उन्होंने युद्ध कर दिया, बीरमदेव को हरा कर यहाँ पे जो मेड़ता है उसका भी शासन अपने अंडर में कर दिया। बीरमदेव के पास भी कुछ चारा नहीं था, तो ये भी कहाँ पहुंच गया था? वहां पे पहुंच गया था। कहाँ पे? यहाँ पे पहुंच गया था शेरशाह सूरी के पास, दिल्ली के शासक के पास। और दिल्ली के शासक में जब ये सिमुएलगिरी या गिरी सुमेल या जैतारण का जब ये युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 को, इसमें ये भी शामिल हो जाता है, शेरशाह सूरी का सपोर्ट करता है। और बाद में ये युद्ध जो गिरी सुमेल का युद्ध करने के बाद मालदेव हार जाता है। मालदेव की सेना के संबंध में जो युद्ध लड़ते हैं जेता कुंपा, वो हार जाते हैं, इनकी सेना हार जाती है। तब मेड़ता का जो शासन है बाद में वापस बीरमदेव को दे देता है शेरशाह सूरी। और यहाँ जो बीकानेर का शासक है वो दे देता है कल्याणमल को, जो कि जेतसी का ही पुत्र था, उसको दे देता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों जीत लेता है शेरशाह सूरी और दोनों को अपना अपना शासन दे जाते हैं। और ऐसा बताते हैं कि 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और इसके एक साल बाद क्या है, 1544 में तो युद्ध लड़ता है, जीतता है, और 1544 में उसकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु के बाद ऐसा बताता है कि 1547 को क्या है, मालदेव जब इसकी मृत्यु हो जाती तो 1-2 साल यानी 1547 को वापस आकर जोधपुर पर आक्रमण करके अपना पुनः राज्य स्थापित कर लेता है, वापस अपने अधिकार में कर लेता है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और आगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।